बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। जनाब, तकरीबन एक माह पहले 15 और 16 सितंबर की शब बगैर मुशावरत और इत्तफाक राय के हुकूमत जो आईनी तरमीम करने में नाकाम हुई थी, बिलाखिर गुज़िश्ता रात इस तरमीम के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है और सदर के दस्तखत के बाद 26वीं तरमीम बाकायदा तौर पर आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है। सेनेट में इस तरमीम के हक में 65 वोट आए, जबकि BNP के 2 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया, जिनके बारे में अख्तर मैंगल का कहना था कि उनको दबाव था। जबकि कौमी असम्बली में इस तरमीम के हक में 225 वोट आए, जिसमें से 5 वोट PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों के थे। PTI की जानिब से वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया गया। रात की तारीकी में होने वाली 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ाकार को भी तब्दील कर दिया गया है और अब पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस में से किसी एक का इंतखाब करेगी। चीफ जस्टिस की टेन्योर को भी 3 साल के लिए फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी नजरसानी केस की भी समाअत हुई। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा है कि अब तरमीम हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं सुन सकती, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैंने तरमीम अभी नहीं देखी और हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं। बादअज़ां PTI की नजरसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक केस की समाअत के दौरान आईनी तरमीम पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। नाज़रीन, 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा तो बन चुकी है, मगर सवाल यहाँ पर यह है कि आने वाले दिनों में इस तरमीम के असरात क्या होंगे। वकला बिरादरी और जजेस इस तरमीम को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में इस तरमीम के आफ्टर शॉक्स भी आएंगे? और सबसे अहम सवाल कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा? इन सवालों के जवाब लेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुबशिर बुखारी साहब, तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी। अब से कुछ ही देर में साकिब बशीर साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अच्छा, साकिब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आज़ाद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर हामिद खान भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद खान साहब, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। हामिद खान साहब, बज़ाहिर तो हमें नजर आ रहा है कि इसके फायदे किसको होने जा रहे हैं। यकीनी तौर पर हुकूमत ने जिस तरीके से इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो हम सब के सामने है कि रात गए आवाम सो रही थी, पाकिस्तान सो रहा था, लेकिन कौमी असम्बली में जो इजलास था वो जारी था और तरमीम जो है थी वो हो रही थी। मुझे ये बताइएगा, आप लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बिलखुसूस बानी PTI के लिए कानूनी जंग लड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है? देखिए, वो तो इस वक्त कहना कबरा इस वक्त होगा। बहरहाल मुश्किलात नज़र आ रही हैं और ये जो तरमीम भी की गई है इसके पीछे इसी किस्म की सूरत हाल लग रही है कि बानी PTI को मज़ीद विक्टिमाइज किया जाएगा और मज़ीद मुकदमात बना के उनको जेल में रखने की एक साजिश है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो मकसद इस सोगर आईनी तरमीम का है वो अदलिया को कमज़ोर करना है, अदलिया की आज़ादी पर हमला है ये बहुत बड़ा। और लोगों को और किसी को भी फॉर दैट मैटर बानी PTI अकेले तो नहीं, लिटिगेंट तो लाखों हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर अदलिया कमज़ोर होती है तो सबके हकूक जो है वो उन पर असर होता है। तो ये बहुत अच्छा, लेकिन हामिद साहब, सिर्फ अदलिया की कमजोरी के ही मामलात नहीं है यहाँ पर। जिस तरीके से बानी PTI के केसेस को उनकी लीगल टीम, जिसका एक आप भी हिस्सा हैं, केसेस को आगे लेकर चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर आज वाले केस में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, अगर दलाइल दिए जाते तो मुमकिन है, अगर आप केस भी लड़ते, मुमकिन है कि मौजूदा चीफ जस्टिस आगे चलकर खुद ये केस किसी और बेंच को मुंतकिल कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें अदालत में भी नजर आ रहा है कि केसेस उस तरीके से लड़े नहीं जा रहे। देखिए, आज वाले में तो मैंने बिल्कुल दरखास्त ये दी थी कि ये जो है लार्जर बेंच को दें अंडर द प्रोसीजर एंड वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत। और वो बिल्कुल सही बात थी क्योंकि इसमें आइन की तशरीह का मामला था, लिहाजा इनको चाहिए था कि खुद ना सुनते और ट्रांसफर कर देते। अच्छा। कानून का भी हवाला था, उससे पिछली जजमेंट का भी हवाला, लेकिन ये तुले बैठे थे इसके खिलाफ, इस पर पिछले फैसले पर मोहर लगाने के लिए। तो आखिरकार मैंने कहा मैंने आपके सामने आर्ग्यू नहीं करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि
जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं, मातहत ये के साथ हामिद biased खान हैं। साहब, आपको नहीं लगता कि इसलिए आर्ग्यू आपका- नहीं करना वाले अल्फाज बोलकर आपने खुद खुला मैदान दे दिया चीफ जस्टिस को, जबकि आपको पता है कि उनका रवैया आपकी पार्टी के अगेंस्ट मुतासिब है बकौल आपके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। और यही हमने कहा कि आपके पास आर्ग्यू करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हम मुतासब। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि व्हाट्स द प्लान बी नाउ? पीटीआई का अब नेक्स्ट प्लान बी क्या है? क्योंकि आप लोगों की कोशिश तो यही रही कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हों, लेकिन अब जिस तरीके से तरमीम पास हो चुकी है, 3 रुकनी एक फहरिस्त जाएगी एक पैनल के सामने, ठीक है। अब वहां पर जाहिर सी बात है मौजूदा हुकूमत की अक्सरियत है, बरतरी हासिल है उन्हें वोटों के साथ, क्योंकि फैसला तो उसी कमेटी ने करना है, पार्लिमानी कमेटी ने। तो फिर नेक्स्ट प्लान क्या है आप लोगों का? हम तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं मानते, वुकला एज ए वुकला में बात कर रहा हूं। अच्छा, और हमने मैं ऐलान पार्टी किया कि हैसियत हम में इसको मैं नहीं पार्टी मानते। हैसियत में आपका तज्जिया लेना चाह रही हूँ फिलहाल। इसलिए हमारे नजदीक तो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज हो सकता है, कोई भी हो। मंसूर अली शाह की बारी है, वो होगा, जब उसकी बाद अगला चीफ जस्टिस आएगा उसकी बारी पे जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि इसमें कोई किसी किस्म की झोल नहीं हमारे। ये हमारा 70 साल का एक मुतालबा था, उसके मुताबिक आईनी तरमीम 18वीं तरमीम हुई थी, जिसको इन्होंने छेड़कर आइन का भी खिलवाड़ किया है ठीक है। और अदलिया की आजादी हामिद खान के साहब, साथ। ये तो आपने बहैसियत एक कानूनदान अपना मौकिफ दिया ना, मुझे ये बताएगा पार्टी का प्लान बी क्या है इस सिलसिले में? अब पार्टी के प्लान बी का क्या मामला? ये तो प्योरली इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, इसमें पार्टी का क्या ताल्लुक? सर, पार्टी का ताल्लुक मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पार्लिमानी कमेटी ने डिसाइड करना है ना कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होगा, और उस एतबार से अगर देखा जाए तो आप लोगों के कमेटी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो नहीं होगी ना। पार्लियामेंट्री कमेटी में तो जजेस भी होंगे और भी बहुत लोगों को उसमें डाला गया है। लेकिन आप लोगों के जो 3 मेंबर हैं वो कौन होंगे, उसमें आपकी आरा क्या है? मैं समझता हूँ हम बुकला तो यही कहते हैं, कॉल भी आज दिए कि हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि अगर हम इसको कबूल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ इन्होंने किया है अमेंडमेंट, हम उसको कबूल कर लेंगे, हम उसको कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, जरा फैसल वावड़ा साहब की मैं स्टेटमेंट को कोट यहाँ पर करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद और भी बहुत सी तरमीम आएंगी। उसके बाद किस किस्म की तरमीम और मंजूर होती देख रहे हैं आप? अभी तरामीम जो पहले ही बहुत सारी कर ली हैं, मजीद तरामीम की ना गुंजाइश है, लेकिन जिस तरह से ये लोग काम चला रहे हैं अंधाधुंध, और कुछ भी इनसे तवक्को की जा सकती है, मैं इसलिए इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। कोई वुकला तहरीक आपको निकलती हुई नजर आ रही है? इंशाल्लाह कब और कैसे? बहुत बहुत जोरावर होगी। हामिद साहब, कब और कैसे? हाँ जी, कब और कैसे? मैं नहीं समझा। मैं आपने कहा ना कि इंशाल्लाह जल्द ही वुकला तहरीक का आगाज होगा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कब और कैसे? क्या काजी फाजिल से साहब के जाने के हो बाद? चुका है, हम 4 कन्वेंशन कर चुके हैं और हमने अब एक्शन कमेटी भी फॉर्म कर ली है। अब वो मीट करेगी और वो अगले कितने इक़दाम का फैसला करेगी। वुकला कन्वेंशन तो हो गए, किसी स्ट्रीट मूवमेंट का भी आगाज हो सकता है? यही मूवमेंट होती है ना। हाँ, और क्या होता? ये कन्वेंशन होते हैं, फिर उसमें कॉज दी जाती है अपने बार एसोसिएशन में, और ये एक लंबा प्रोसेस है, ओवरनाइट तो नहीं होता, लेकिन ये एक सिलसिला चल पड़ा है। सारे वुकला इस मामले में बड़ी हद तक जो है मोबाइलाइज है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे और कहने के वुकला कन्वेंशंस हम लोगों ने किए हैं, एक तरीके से हमारी स्ट्रीट मूवमेंट का ये आगाज़ हो चुका है और किसी तौर भी हम इस आईनी तरमीम को मंजूर नहीं करेंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब जो कि मैं चाह रही थी कि वो पार्टी लीडर के हैसियत से हमें देते, उन्होंने उन जवाबों को, उन जवाबात को एक कानूनदान की हैसियत से जो था वो टैकल किया। मुबशिर बुखारी साहब, तज्जिया आपने सुना। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज मैं अपने सवालों का जवाब देना चाह रही थी, शायद कुछ यही लूप होल्स होते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला अदालत में मौजूद होते हैं, चीफ जस्टिस के सामने होते हैं और जिस तरीके से केस को प्रोसीड किया जा रहा होता है। जी बिल्कुल, उसमें तो हमने ये देखा, ये ना सिर्फ इन केसेस की बात कर रहे हैं बल्कि दूसरे केसेस जो बानी पीटीआई के ऊपर चल रहे हैं, उसमें जिस तरह वो एक गवाह पे जिरा करनी थी और वो 20 दफ़े जिरा नहीं की, उसके बाद हमेशा वुकला बीमार पड़ जाते हैं,
वकला जो है वो चाहते हैं जी तारीख डाल दी जाए। ये कौन सा तरीका है केस लड़ने का? फिर कहते हैं जनाब अली कि कन्विक्ट किया जा रहा है, केसेस के फैसले नहीं हो रहे। देखिए ज़रा आप दो चीज़ें होती हैं, बंदा या कन्विक्ट होता है या नहीं होता, बंदे ने या क्राइम किया होता है या नहीं किया होता। हर दो सूरतों में केस का फैसला होना चाहिए। क्राइम किया है तो कन्विक्शन हो। अब यहाँ पे वो कन्विक्शन होएगी तो वावेला मचेगा जी, विक्टिमाइजेशन हो गई। अगर आपको एग्जॉनरेट कर दिया जाता है तो वो इंसाफ की जीत हो जाती है। लेकिन उसमें आपका लॉयर्स का एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। जब आप डिलेइंग टैक्टिक यूज़ करेंगे तो फिर हमें ये शायबा होगा कि जनाब दाल में कुछ काला है, आप अवॉइड कर रहे हैं डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। तो ये तो प्रॉब्लम रहा जो रहा। अगला सवाल आपका क्या था? मैं अगले सवाल की तरफ आती हूँ, लेकिन मुझे अभी एक क्विक ब्रेक लेने का कहा लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस आईनी तरमीम के असरात क्या होंगे, और जिस तरीके से कल रात ये तरमीम पास करवाई गई कौमी असम्बली के ऐवान से, क्या वाकई इसके बाद हुकूमत वक्त इंतहाई मजबूत होने जा रही है? स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैं सवाल छोड़े गई थी कि क्या इस आईनी तरमीम के पास होने के बाद हुकूमत वक्त मजीद मजबूत हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद बुरा टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन ये मैं कह क्यों रही हूँ, इसको जानने के लिए जरा साकिब बशीर साहब का तज्जिया लेते हैं। साकिब साहब, तज्जिया बताइएगा हमें ये कि जो तरमीम पास हुई है 26वीं आईन तरमीम, इसमें ऐसे कौन से अहम नुकात शामिल हैं कि जिसके बारे में आप हमारे देखने वालों की भी रहनुमाई कर सके, और वो जो अहम शिकें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत नागवार और बहुत मुश्किल हालात पैदा करने जा रही हैं, लेकिन हुकूमत वक्त के लिए वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आइंदा आने वाले दिनों में मुस्तकबिल के राहें हमवार कर रही है? जी, एक तो बड़ा क्लियर है कि जो जुडिशरी है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो इसमें काफ़ी तरमीम की गई हैं। ख़ास तौर पर जो आइनी बेंचेस बनाए गए हैं, इसी तरह जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस तैनात होने हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस तैनात होने हैं, वहाँ पे हुकूमत जो है वो बहुत अच्छी बार्गेनिंग में होगी, मतलब अक्सरियत में होगी। फिर हाई कोर्ट्स के जजेस की परफॉर्मेंस जो है वो 1 साल बाद जो है वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो एवेलुएट करेगी, वो भी इनके पास है। फिर जो CJP होगा 3 साल के लिए होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है वो एक सेपरेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग से एक सुप्रीम कोर्ट का तस्वर जो है वो दिया गया है इस आईनी तरमीम में। तो ओवरऑल तो जो अदलिया की आज़ादी है उसको पर काट दिए गए हैं। ये बड़ी एक क्लियर सी बात है। अब हुकूमत जो है वो उसको जो मर्जी रंग दे। एक बात तो और भी है कि उमूमी तौर पर इस्लाहात का इसको नाम दिया गया था, तो इस्लाहात में क्या पेंडेंसी खत्म हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी? तो ये प्योरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए उसके इर्द गिर्द सारी जो है वो घूमती हैं। वो जो केसेस हैं वो अलग से पहले जिस तरह चल रहे थे वो उसी तरह ही चलते रहेंगे। और अब अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं, रोजाना की बुनियाद पर इनके पास केस लगे होंगे और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो खबरें भी निकल रही होंगी। लेकिन हुकूमत का बहरहाल कंट्रोल रहेगा कि हुकूमत पहले बेंचेस बनाएगी, फिर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इंटरनली होंगे उनका एक अलग से हेड भी होगा। जहां तक आपने PTI की बात की, तो वो तो एक तयशुदा बात है कि जब जो कमीशन है, जो जजेस की तैनाती जिसने करनी है चीफ जस्टिस की, उसका जो कंट्रोल है हुकूमत के पास होगा। तो फिर जो जजेस हैं, जो तैनात होने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो बार्गेनिंग, वो सारी चीजें वो देख रहे होंगे कि हुकूमत के मुखालिफ अगर कोई जाएगा, हुकूमत के खिलाफ को फैसले देगा कि या उनके हुकूमत के मुखालिफिन के हक में को फैसले देगा, तो ये भी डिटरमिन होगा कि किसने जो है वो हुकूमत के हक में कितने फैसले दिए और कितना टिल्ट हुकूमत, मतलब ये नहीं कि ये कि जो अब जजेस फैसले देंगे उन फैसलों के देने में वो इस हद तक आजाद नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मुस्तकबिल का भी तयन करना है और अपनी नौकरी बचाने के खातिर यकीनी तौर पर वो फिर कुछ ऐसे फैसले देंगे जिससे हुकूमत को तसल्ली हो। यासीन आजाद साहब, जो यहाँ पे आइन का नक्शा साकिब बशीर साहब ने खींचा है, आप इसका किन अल्फाज में तज्जिया करेंगे? वाकई जो अदलिया की सुप्रीमेसी है वो खत्म हो गई है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस अदलिया की आप बात करते हैं कि उनकी जो है ना इख्तियारात कम हो गए, मैं उससे एग्री इसलिए नहीं करता कि आपको याद होगा कि 18 अमेंडमेंट से पहले जो जज साहिबान की अपॉइंटमेंट होती थी वो हमेशा हुकूमत करती थी। 18 अमेंडमेंट पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सब का डिमांड था कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन बना, मैं उसका 4 साल मेंबर भी रहा। लेकिन 4 साल के दौरान आपने देखा होगा
कि मैंने जो देखा वो ये था कि जुडिशल कमीशन में जब जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला आता था तो जज साहिबान ये डिसाइड करते थे कि ये आदमी मेरा कैंडिडेट है, ये मेरा है, और उसका मेरिट्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी और आप उनको जज बनाते थे। अच्छा। उस वक्त भी पार्लिमानी कमेटी बनाई गई। पार्लिमानी कमेटी में जब मामला जाते थे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें पार्लिमानी कमेटी के तमाम इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया और पार्लिमानी कमेटी ने वक्तन फ़वक्तन जब भी किसी कैंडिडेट को वापसी भेजा कि ये आदमी जज नहीं हो सकता तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम पार्लिमानी कमेटी के फ़ैसले को नहीं मानते, हम लॉ मिनिस्ट्री को डायरेक्शन देते हैं कि नोटिफिकेशन कर दें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने रूल्स बना के दिए। हमारा डिमांड ये था कि हम स्टेक होल्डर हैं। सेक्शन 6 थी हमारा जो अमेंडमेंट की, तो हमने कहा था कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का इख्तियार पाकिस्तान बार काउंसिल के नामिनी को भी दिया जाए। ऑनरेबल जजेस ने कई दफ़ा मैंने मीटिंग कराई, लेकिन मीटिंग में जब सेक्शन 6 की बारी आई तो जज साहिबान ने पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स को कंसिडर नहीं किया। सही। अब उसके बाद 18 अमेंडमेंट के बाद जब 19 अमेंडमेंट आई तो 19 अमेंडमेंट को लाने में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के तहत चीफ जस्टिस और 2 जज सीनियर जज जो सुप्रीम कोर्ट के वो कमीशन के मेंबर थे। लेकिन आपने क्या किया कि 19 अमेंडमेंट में अपनी तादाद को बढ़ाया और चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस को और एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट को आपने शामिल करके 6 आदमी हो गए। इस तरह मरकज़ में लॉ मिनिस्टर, लॉ अटारनी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नामिनी रह गया। तो जजेस की मेजॉरिटी होने की वजह से जो अपॉइंटमेंट हुई, मैं आज भी ये कहता हूँ कि उस 4 साल के दौरान कभी भी मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं हुई। अच्छा। आज हम बातें बहुत बड़ी करते हैं। जहाँ तक अदलिया की आज़ादी का ताल्लुक है, आप सिंपल ये बता दें कि अदलिया हमारी जब भी कभी कोई मार्शल लॉ आया, ठीक है आजाद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जरा यही से पॉइंट को आगे लेके चलना चाह रही हूँ जहाँ से आपने कहा ना कि मेरिट के मुताबिक आज तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई। 4 सालों की बुखारी बात साहब, कर हाँ, उन 4 सालों में। बुखारी साहब, आपको लगता है कि जो अब अपॉइंटमेंट होगी वो मेरिट की बुनियादों पर होगी? और एक सियासी सवाल भी मैं आपसे करना चाह रही हूँ। कहा जा रहा है कि मौलाना को गारंटी दी गई है कि अगले चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब भी होंगे। फर्ज कर लें वो होते भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके पास ऐसे इख्तियारात मौजूद होंगे कि जिसको वो इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं कानूनी बुनियादों पर PTI को रिलीफ दे सके? क्योंकि जब आईनी बेंच बन गया तो फिर जाहिर सी बात है आईनी केसेस तो वहीं पर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बल्कि अनफॉर्चुनेटली क्यों, आपके प्रोग्राम में मैंने एक पाकिस्तान में छोटी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री बयान की थी जिसमें 58(2)B का इस्तेमाल बताया था। और अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो बिलावल ने भी कल अपनी तकरीर में वो सेम हिस्ट्री बयान की। अच्छा। और जब वो ख़त्म कर दिया गया 58(2)B क्लॉज को ही, तो फिर वो जुडिशल एक्टिविज़म हमें ऐसा नज़र आया, वो जो आप कह रहे हैं ना जुडिशरी की आज़ादी, वो बुनियादी तौर पे जुडिशरी की जो अल्ट्रा आज़ादी है उसको आपने थोड़ा सा क्लिप किया है। क्योंकि यहाँ पे आपका दिल चाहे तो आप किसी को भी ये आज़ाद साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के गालिबन प्रेसिडेंट थे जब वो मशहूर ज़माना फैसला आया था कि यू आर कन्फाइंड इन दिस कोर्ट टिल राइजिंग ऑफ दिस कोर्ट इन 30 सेकेंड, और एक प्राइम मिनिस्टर घर चला गया था, तो वो भी एक आज़ादी थी। फिर मेमो गेट पे सुओ मोटो लेना, वो भी आज़ादी थी। क्या फ़ायदा हुआ मुल्क में? उस पे सुओ मोटो रिकॉर्डिंग पे लेके 8 बिलियन का नुकसान करा देना, वो भी आज़ादी की एक किस्म थी। फिर आज़ादी की एक किस्म ये भी थी कि इनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, और जो आने वाले मुकदमात आपने करने हैं इनके खिलाफ, उनमें गिरफ्तारी भी सुप्रीम हाई कोर्ट की इजाज़त से की जाए। फिर एक आज़ादी वो भी थी कि गुड टू सी यू, इनके लिए मर्सिडीज का बंदोबस्त किया जाए और इन्हें पहुंचाया जाए। अगर ये आज़ादी थी तो उसको क्लिप किया गया है। और जहाँ तक दूसरी बात यह है कि जो बहादुर जज होता है ना, आज़ाद साहब इधर बैठे हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं और बड़ा इनका शानदार तारीख है रेजिस्टेंस की, मुज़ाहमत की और मार्शल लॉ दौर में। ये बताएंगे आपको कि बहादुर जज जो हैं
वो इस तरह के टैक्टिक्स की परवाह नहीं करते। वो डिक्टेटरशिप ही क्यों ना हो। कल दुराब पटेल साहब का हवाला दिया गया था, उसमें अनफॉर्चुनेटली दूसरे जज साहब का हवाला नहीं दिया गया जिन्होंने फैसले से भुट्टो साहब की फांसी के एतराफ़ किया था, और फिर वो जब पीसीओ की बात आई थी तो वो रिज़ाइन दे के घर चले गए थे। और ऐसे एक तारीख बढ़ी है। सो अगर मंसूर अली शाह साहब इंतहाई अपराइट आदमी है, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि ही इज़ द बेस्ट चॉइस, और अगर वो इतने अपराइट है ना तो इस तरह की चीज़ों का उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क पड़ेगा कमज़ोर जजेस पे जिनके फ्लॉज हैं, जिनको फैसले लिखने नहीं आते। ये आज़ाद साहब इधर तशरीफ फरमाएं, ये मेरी बात को एंडोर्स करेंगे, या जिनका वो दागदार माजी है या हाल है, उनको फ़र्क पड़ेगा। जो स्ट्रॉन्ग जजेस हैं उन्हें ऐसी चीज़ें फ़र्क नहीं डालती। अच्छा, चलिए, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जजेस के हवाले से तो बहुत सारी बात होगी, लेकिन अब जिस तरीके से आपने कहा ना कि जो अदलिया को मिली भी अल्ट्रा आज़ादी थी उसकी कटिंग की गई है, और जो कि आपकी नज़र में ठीक भी है, ऐसा होना भी चाहिए। पार्लियामेंट के पास ज़्यादा इख्तियार होने चाहिए जिसे अवाम के वोट के जरिए मुंतखब किया गया। लेकिन एक तो ये क्वेश्चन है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 वाली हुकूमत है, सवाल वहीं का वहीं। और दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से कल कानून साजी हुई, सुबह 5:15 बजे जाके असेंबली का इजलास जो है वो खत्म हुआ। मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं आ रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या वो तरीका कार ठीक था? ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़े गई थी मैं, और वो ये कि जो होना था वो तो हो गया। अब अच्छा हुआ बुरा हुआ इसके तो असरात आने वाले दिनों में ही पता चलेंगे, लेकिन जैसे हुआ क्या वो अमल दुरुस्त था? साकिब बशीर साहब, अब ऐसा क्या हुआ कि सेनेट में भी, कौमी असम्बली के इजलास में भी स्पीकर के ऊपर कैमरा रहा सरकारी टीवी का, और जो सहाफ़ी हजरात थे उन्हें भी प्रेस गैलरी में बैठने की जो थी वो परमिशन नहीं थी, और अगर मौजूद होते तो उनको कोई वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। सहाफ़ी बरादरी ने इस चीज़ को किस तरीके से देखा? और इसके बाद वही बात आ जाती है कि जो मुनहर्रिफ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, उस हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपको नहीं लगता कि जो अमल रहा वो खास से मुतनाज़िर रहा, और हमेशा मुस्तकबिल में इसके हवाले से बातचीत होती रहेगी? नहीं, इसमें जो प्रेस गैलरी थी वो खुली हुई थी, अच्छा, मौजूदगी थी, लेकिन वहाँ पे कोई फुटेजेस वगैरह बनाने की तो सर बात तो वहीं पर आ गई ना, कहां यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, बात तो एक ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मुनहरिफ अरकान जब आए जो सेनेट में भी, फिर उसके बाद कौमी असम्बली में भी, तो वहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट था कि कोई जो रिपोर्टर है, कोई सहाफ़ी जो है वो मोबाइल इस्तेमाल ना करे और कोई फुटेज वगैरह ना बना ले। ये वैसे हैरान कुन था कि इसकी क्या ज़रूरत थी, कोई छुपाना चाह रहे हैं, कोई चोरी है, क्या है मामला? वैसे तो ये चीज़ जेब तो नहीं देती कि सबको पता भी होता है, और फिर मतलब ये है कि पता भी नहीं है कि किस तरह लोगों को डरा धमका के, प्रेशराइज करके, लालच दे के उनको लाया जाना और इस तरह की अमेंडमेंट करना, ये मतलब एक अलग से सवाल जो है वो मौजूद है। लेकिन जो ये अमेंडमेंट्स अब चैलेंज होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 25 अक्टूबर के बाद, अब उसमें होगा क्या, कुछ कहना कबल अज वक्त है। नए चीफ जस्टिस होंगे, आईनी बेंचेस बनेंगे, फिर आईनी मामलात में आईनी बेंचेस ने देखना है, इसकी मेंटेनेबिलिटी का भी इशू उठेगा। इसमें जो एक ही चीज जो ज्यादा मतलब देखी जा सकती है उसमें नीति का अंसर तो होता ही है कि इसमें, और दूसरा जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाला मामला है कि स्टेट के जो पिलर्स हैं, 3 है, जुडिशरी है, मुकन्नना है, एग्जीक्यूटिव है, तो तीनों की अलग अलग एक पहचान है। अच्छा, और मुझे ये बताएगा वो केसेस जो कि रिव्यू पिटीशन में लगे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वहां पर उसको कानूनी जंग वो जीत सकते हैं या हार सकते हैं आगे चलकर? नहीं, वो जो मखसूस नशिस्तों की रिव्यू है वो भी अब आईनी बेंच की कहा गया है कि जो बेंचेस बने के उनके पास जाएगा। अच्छा। लेकिन वो एक अलग से अपना सवाल है कि 13 जजेस ने पहले सुना है, और उनमें से जो मेजॉरिटी जजेस हैं 8 वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, और उनमें से कोई आईनी बेंच में अगर ना हो तो वो रिव्यू जो है वो कैसे सुना जाएगा, या उन 8 जजेस को या 13 जजेस को, या चलिए इस पर माहिराना राय जरा यासीन आजाद साहब की ले लेते हैं। यासीन आजाद साहब, साकिब बशीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मेरा भी यही सवाल है। मुझे ये बताएगा कि जब अक्सरियती बेंच था 13 रुकनी जजेस के हवाले से, तो फिर किस तरीके से वो उन जजेस को ट्रांसफर होगा कि जिस बेंच में 5 जो जजेस हैं वो मौजूद होंगे? इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? इस ढांचे का जो नतीजा होगा वो क्या निकलेगा? देखें, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के 13 जज के जजमेंट का ताल्लुक है,
उसके मतलब मैं जो 8 जजेस का फ़ैसला है वो आइन के आर्टिकल 189 के तहत ठीक है, मेजॉरिटी का जजमेंट है, लेकिन मेरे नज़दीक उस जजमेंट से भी मेरा अपना इख्तलाफ ये है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया। अच्छा, उसके बाद लार्जर बेंच पेशावर हाई कोर्ट में चला गया और पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट के तहत सुन्नी इताअत सुप्रीम कोर्ट में आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में किसी भी केस में प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं थी और आपने उठा के सुन्नी इताअत की पिटिशन को तो ये कह के खारिज कर दिया कि ये मेंटेनेबल नहीं है और जिसका केस नहीं है उसको उठा के आपने सीटें दे दी। तो उस बात पे भी इख्तलाफ हो सकता है और उस पर भी रिव्यू पिटिशन कोर्ट के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है जी। आपको याद होगा कि जब ये मामला आया छुट्टियों पे हैं तो जस्टिस फैज़ इसाद साहब का कहना ये था कि हमने सुन्नी इताअत की जो पिटिशन है वो छुट्टियों के अंदर सुनी है, लिहाजा इसी मामले में जो रिव्यू पिटिशन आई है हमें छुट्टियां ख़त्म करके उन आइनी पिटिशन को भी सुनना चाहिए। लेकिन चूँकि कानून के मुताबिक तो 3 रुकनी बेंच जो बन गई थी जिन्होंने ये फैसला करना था कि बेंच बनेगी या नहीं बनेगी, 2 एक साइड पे हो गए और उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को बिल्कुल अलग कर दिया और आपने रिव्यू पिटिशन नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? आपको सुनना चाहिए था। नंबर 2, डिटेल जजमेंट देने में आपने बहुत ज़्यादा देर कर दी। अच्छा। और 2 दफ़ा उन्हीं 8 जज साहिबान ने बारी बारी जो है ना हुक्मनामे जारी किए जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख में मैंने कभी नहीं देखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी की बात करते हैं तो आप ये अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं। जब जनरल बाजवा का मामला आया तो 3 दिन तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कानून और आइन इजाज़त नहीं देता, हम जनरल बाजवा को जो है ना एक्सटेंशन नहीं दे सकते। उसी सुप्रीम कोर्ट में बाद में 3 दिन के बाद जो जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे के मामला पार्लियामेंट में भेजा। तो क्या वो नज़रिया ज़रूरत को जन्म देने के मुतरादिफ नहीं था? सही। सवाल ये पैदा होता है कि जज साहिबान अगर आज़ादाना काम करने चाहें, आप कितनी भी पाबंदियों उन पे लगा दें, वो उन पाबंदियों की उनको परवाह अगर नहीं है तो आप मामलात को लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है आज़ाद साहब, आपका पॉइंट आपका आ गया है। ये आपके पॉइंट का जवाब बुखारी साहब देंगे क्योंकि इससे पहले भी वो बात करना चाह रहे थे। जज, जैसे आपने पहले भी कहा था बुखारी साहब कि जज अगर आज़ाद हो तो वो फिर नहीं डरते, वो फैसले देते हैं और बेबाकी के साथ देते हैं। ठीक है, तो मुझे इस सवाल का तो आप जवाब दें, अपनी बात को मुकम्मल भी करें। मुझे एक सियासी सवाल का जवाब आपने देना है। सर जी, ये पीटीआई अपने अरकान असम्बली को मुनहरिफ होने से क्यों नहीं रोक सकती? माफ़ कीजिएगा, हम ना वैसे ही हमें आदत पड़ गई है ज़रा आपके बाल की खाल उतारें और वैसे ही हम भी ज़रा वो नहीं जो बादा हो सागर तो हाउ हु ही सही, हम भी हाउ हु के चक्कर में पड़े रहते हैं। किसी फैज साहब का शेर है, पूरा ही सुन लीजिए। किसी तरह तो जमे बज़्म में कदा यारो, नहीं जो बादा हो सागर तो हाउ हु ही सही। तो हम भी हाउ हु के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आती, पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर साहब मीडिया टॉक करते हैं, फरमाते हैं कि जी हम हिस्सा थे, ये जितनी इस पे डिस्कशन हुई है, कंसल्टेशन हुई है और हम 2% के अलावा बाकी सबसे सेटिस्फाइड हैं और हम हमारा इस पे एग्रीमेंट हो चुका है, हमने इस पे कंसेंसस डेवलप कर लिया। बानी पीटीआई के पास जाएंगे तो उसके बाद वो अगर गो हेड देंगे, बानी साहब ने गो हेड नहीं दिया, लेकिन उनकी इस मीडिया टॉक से ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि जो अमेंडमेंट्स लाई जा रही थी उनकी नज़र में वो ठीक थी। मेजॉरिटी ऑन बोर्ड थे भाई। जब कल अपोजिशन लीडर ने कह दिया 10 मीटिंग हुई, साथ में मैं मौजूद था, ऑन बोर्ड थे। 98% जो अमेंडमेंट्स हैं उनसे उन्हें इत्तफाक है और उन्होंने कहा जी हमारा कंसेंसस उन पे डेवलप हो गया है। तो भाई अब किस चीज़ का हम राग अलाप रहे हैं? मतलब क्या पीटीआई, क्या उन पे प्रेशर? एक वो मुस्लिम लीगी भी था जो नहीं आया, उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, मतलब मियां नवाज शरीफ ने खत लिखा और स्पीकर ने कर दिया। ये लिखे ना, अगर मियां नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र कर ही दिया है तो जरा एक सवाल का जवाब है मुझे ये दे दी। इस सारे प्रोसीजर में मियां साहब इंतहाई खामोश नजर आए हैं। मतलब इस सारी एक्टिविटी की अगर किसी को दाद देनी चाहिए तो हुकूमती सतह पर बिलावल भुट्टो साहब, और अपोजिशन की अगर एंड पर देखे तो ये मौलाना साहब की वजह से ये आइन तरमीम पास हो सकी है।
मियां साहब को वाकई इस बात का इल्म हो चुका है कि वो इरेलेवेंट हो चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मियां साहब आपने जिस तरीके से बिलावल मिले उन्हें और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो इस चीज़ का था कि उन्होंने बिलावल को मैंडेट दिया था कि वट एवर यू डिसाइड हम उसको फॉलो करेंगे। और वो मियां नवाज शरीफ और बिलावल एक ही पेज पे थे, जिसके बाद बिलावल ने सारी मेहनत की। और मेरी इत्तलात यही हैं कि उन्होंने, मियां साहब ने कहा जो आप डिसाइड करेंगे मेरी पार्टी उसे सपोर्ट करेगी। अब ये देखिए कि जो असल मुसवदा था, जो मुस्लिम लीग का था, वो क्या था, मेरे दोस्त साकिब बशीर आपको बताएंगे। बिल्कुल, मैं साकिब साहब से एक सवाल भी बल्कि लेना जिस चाह रही हालत हूं। में ये पास हुई वो क्या थी, इसका मतलब है कि जो बिलावल ने मिलकर ठीक है। डिसाइड किया मौलाना से, उसको ऑन किया मियां। चलिए, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। मुझे ये बताएगा साकिब बशीर साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों की खबरें आपके पास होती हैं। कोई वकला तहरीक बड़े पैमाने पर उठने जा रही है? हामिद खान साहब ने तो कहा कि ऐसा होगा, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकलानी, दीगर वकला के हवाले से भी मैं बात कर रही हूँ। नहीं, वकला कह तो रहे हैं, अली अहमद कुर्द हैं, मुनीर मलिक, उन्होंने कराची बार जो लॉयर्स कन्वेंशन था वहाँ पे भी बात की, इसी तरह हामिद खान बात कर रहे हैं, आज भी अली अहमद कुर्द ने बात की। अब देखना होगा कि मोमेंटम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। कह तो रहे हैं वो कि हम जो है वो एक्टिव होंगे वकला तहरीक। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बार मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस हो जाते हैं, तब आपको लगता है कि कोई जरूरत नहीं रहेगी इस तहरीक की? मेरा ख्याल है फिर यह है कि थोड़ा सा माहौल जो है वो हो जाएगा, मतलब Diffuse नॉर्मल हो हो जाएगा। हाँ। फिर उसके सब जी बिल्कुल, इसका मतलब है ना शायद फिर नहीं होगी। पर्सनल सेंट्रिक ही हुआ ना सारा कुछ साकिब साहब। नहीं, पर्सनल की बात नहीं है। मेरा ख्याल है जो Person seniority, centric। वो जो जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, आप फर्ज करें, मुझे बात ये मुकम्मल करने दीजिएगा। जी, जी। आप फर्ज करें कि कल कमेटी बैठने लगी है 8 और 4 की 12 लोगों की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी को उन्होंने एग्जामिन करना है। फर्ज करें कि वो जस्टिस याया अफरीदी को बनाते हैं, तो क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सारी जजमेंट्स, जस्टिस मंसूर अली शाह का ट्रैक रिकॉर्ड, जस्टिस मेरिट, ईच एंड एवरीथिंग वो एग्जामिन मतलब करेंगे एक ही दिन में, एक ही मीटिंग में वो करके तो फारिग हो जाएगा? और जस्टिस उनको जो रिजेक्ट कर देंगे, फिर मुनीब अख्तर का देखेंगे रिजेक्ट कर देंगे, और जस्टिस याया अफरीदी, ये इन कैमरा प्रोसीडिंग रखी, ओपन रख लेते। फिर अगर इस तरह ही एग्जामिन कर रहे हैं तो इसको फिर थोड़ा सा ओपन भी करते, पता तो चले हमें कि अगर कोई आपने किसी टॉप के जज को आपने करना है, साइड लाइन करना है जस्टिस मंसूर अली शाह को, जस्टिस मंसूर अली शाह को साइड लाइन करने के लिए ये चीजें की गई हैं। अब देखना ये है कि वो साइड लाइन होते हैं या नहीं होते। इतनी आसानी से मौलाना नहीं साहब तो होंगे। बड़े साकिब भाई, मेरा कमेंट दे लीजिए। मंसूर अली शाह साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। एक दो फैसलों के अलावा अब ये एक फैसला जो है ये कंट्रोवर्शियल एक फैसले की वजह से एक जज का पूरा कैरियर नहीं हो होना सकता। चाहिए। इंडिपेंडेंट जज हैं वो, मेरे ख्याल में वो जो अदालती इस्लाहात का वो विजन रखते हैं जो खास तौर पर लोअर जुडिशरी में चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। बिल्कुल। अच्छा, चले, पॉइंट बहुत आपका आ जरूरी गया, पॉइंट आपका। वो अलग बात है कि ये बिल जो है वो कानूनी हैसियत इख्तियार कर चुका है, पर आजाद साहब इंतहाई मुख्तसर से जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं होते तो आपको नहीं लगता कि सीनियर मोस्ट जज के साथ नाइंसाफी होगी? हाँ या नहीं? देखें, इसका जवाब यह है कि आपने अभी लोअर हाई कोर्ट के अंदर क्या किया, 3 आदमियों का पैनल भेजा ना, और 3 नंबर वाले को आपने चीफ जस्टिस लोअर हाई कोर्ट बना दिया। 3 आदमियों का पैनल सिंध हाई कोर्ट में भेजा, नंबर 1 को आपने चीफ जस्टिस बना दिया। तो अगर वही पैनल सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो हमें क्यों तकलीफ है? उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। ठीक है, चले, आपके तज्जिए से ही आपका आंसर मुझे मिल गया। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।